हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर। तो आज की वीडियो स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो सॉलिड स्टेट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लोज पैकिंग की। तो लास्ट 2 वीडियोस में जो हमने पढ़ा है सॉलिड स्टेट में, और आने वाले पोर्शन में जो हमारा सॉलिड स्टेट बचा है वो आपस में किस टाइप से कोरिलेट करता है, इसके लिए हम लास्ट 2 वीडियोज़ का डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हमने सॉलिड स्टेट जो स्टार्ट किया था वो किया था मैटर से। मैटर के हमने 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को हमने फर्दर इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारे जो यूनिट्स है, हमारे जो सिलेबस में है वो सॉलिड स्टेट है। सॉलिड को हमने फिर से फर्दर 2 टाइप से कैटेगराइज किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन से सॉलिड हमारे क्रिस्टलाइन है और कौन से हमारे अमॉर्फस है। इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल और उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बेस पे हमने फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप से कैटेगराइज किया, जिसमें हमने उन्हें मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला, आयनिक सॉलिड बोला, मेटेलिक सॉलिड बोला और कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड बोला। जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं वो भी हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं। हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। अब किस बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मॉलिक्यूलर है या आयनिक है, मेटेलिक है, इसके लिए मैंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखी हैं। तो जैसे मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल की बात करूँ और मॉलिक्यूलर के केस में करूँ तो चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर हो या हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल रहेंगे वो मॉलिक्यूल ही रहेंगे। जबकि बात में अगर करूँ आयनिक सॉलिड की, तो आयनिक सॉलिड में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल होते हैं वो आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन। वहीं बात में करूं मेटेलिक सॉलिड की, तो मेटेलिक सॉलिड में हमारे कर्नेल जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल कहलाते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड की बात करूं तो इसमें हमारे नॉन मेटल एटम होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल कहलाते हैं। वहीं बात करूँ मैं बाइंडिंग फोर्स की, तो पोलर के अगर केस में बात करते हैं हम, तो पोलर में हमने बात की थी जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। नॉन पोलर के केस में हमने बात की थी कि जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बाइंडिंग फोर्स है वो हमारा वीक लंडन और डिस्पर्सिव फोर्स होता है। वहीं बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर एटम की, तो उसमें हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आयनिक सॉलिड की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, ऐसे हम कूलम्बिक इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। मेटेलिक जो सॉलिड होते हैं उनमें जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उससे बनने वाला जो बॉन्ड होता था हमारा वो मेटेलिक बॉन्ड कहलाता था। वहीं बात हम कोवैलेंट की करें तो कोवैलेंट जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड होता है हमारा डायरेक्शनल होता है और कोवैलेंट बॉन्ड होता है। वहीं अगर बात करूँ मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था हमारे जो भी 4 डिफरेंशिएट हमने किए थे अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात करता हूँ मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो चाहे वो हमारा पोलर हो, नॉन पोलर हो या हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, ये हमारे सभी जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते, मतलब वो इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। जबकि हम आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि अगर हमारा कोई भी आयनिक सॉलिड सॉलिड फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, जैसे NaCl की बात मैं करूँ, तो वो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो कंडक्टर नहीं होता, मतलब इंसुलेटर होता है। अगर वही हमारा जो प्योर सॉलिड था, प्योर आयनिक सॉलिड था, वो जो हमारा इंसुलेटर था, अगर वो एक्वस फॉर्म में आता है, मोल्टन फॉर्म में आता है, तो उसमें जो हमारे चार्ज कैरियर हैं वो जनरेट हो जाते हैं और वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। बात की हमने मेटेलिक सॉलिड की, तो मेटेलिक सॉलिड में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस काफी ज्यादा है, तो ये भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है। वही बात करते हैं हम कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड की, तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, मतलब ये इंसुलेटर होते हैं। लेकिन इसमें हमने बात की थी ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट जो होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। किस वजह से होता है इसकी हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हम, तो पोलर के केस में जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, नॉन पोलर के केस में भी लो होता है लेकिन पोलर से थोड़ा ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारे पोलर और नॉन पोलर से थोड़ा हाई रहता है। वहीं आयनिक और मेटेलिक और कोवैलेंट की हम बात करें तो इन सभी की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे हाई रहते हैं। फिजिकल नेचर की अगर बात करें हम, तो हमारा जो पोलर और नॉन पोलर है वो सॉफ्ट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड हार्ड होते हैं, आयनिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड भी हार्ड होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड भी हार्ड होते हैं। लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट था वो उसकी फिजिकल नेचर की बात करें तो वो भी सॉफ्ट था। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो पोलर की अगर मैं बात करूँ तो पोलर में आप जानते हैं जिनका डायपोल मूवमेंट हमारा 0 नहीं होता, जिसमें डायपोल क्रिएट हो सके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जैसे HCl है, SO2 है, जो हमारे एग्जाम्पल थे वो हमारे पोलर के थे। बात में नॉन पोलर की करता हूँ तो आप जानते हैं कि नॉन पोलर के केस में हमारा डायपोल मूवमेंट है वो 0 होता है। जैसे कि CCl4 की बात करूँ मैं, CH4 की बात करूँ, I2 मॉलिक्यूल की बात करूँ, Cl2 मॉलिक्यूल की बात करूँ, कोई भी नोबेल गैस की बात करूँ या बेंजीन की बात करूँ, जिनमें भी डायपोल मूवमेंट 0 होता है वो सभी हमारे नॉन पोलर के। वहीं मैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करूँ तो जैसे हमारा H2O है, NH3 है, ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आयनिक सॉलिड की बात करूं तो आयनिक सॉलिड में हम ZnS की बात कर सकते हैं, NaCl की बात कर सकते हैं, CF2 की बात कर सकते हैं, और भी हमारे बहुत से आयनिक सॉलिड हैं जिन्हें हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। मेटेलिक सॉलिड की बात करूं तो हम इसमें कॉपर की बात कर सकते हैं, निकेल, आयरन,
वहीं बात करें हम कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड की बात करें तो हमारा जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, हमारे सारे कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। अब बात हम करते हैं आगे आज के टॉपिक की, जो हमारा है। हाँ तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो हम लास्ट की 2 वीडियोस की बात करें, आज के रिकैप की बात करें तो हमने एक टर्म को काफ़ी रिपीट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल। एक्चुअली हम कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल बोलते कैसे हैं, तो जैसे कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप से डिफ्रेंशिएट किया था, मॉलिकुलर, आयोनिक, कोवेलेंट या मेटेलिक। तो हमने जो बात किया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल थे, मॉलिक्यूल हो सकते थे, आयन हो सकते थे, एटम हो सकते थे। तो हमने पर्सनली ना तो हम एटम बोलेंगे, ना हम आयन बोलेंगे, ना हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, एक हम जनरल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं और जो हम शेप शो करेंगे आगे से कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल जिसे बोलेंगे उसमें मॉलिक्यूल्स भी आएगा, हमारा एटम भी आएगा और आयन भी आएगा। और अगर उसे हम रिप्रेजेंट करने की बात करें तो हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसे बिल्कुल भी सर्किल ना समझें। अगर आप इसे सर्किल समझते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना एरिया कवर करेगा तो आप बोलेंगे πr²। लेकिन अगर आप अपनी बुक में देखते हैं तो इस शेप को इस टाइप से दिखाया गया है, वो इसलिए कि आप इसे सर्किल ना समझें। ये सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर अगर आप इसे समझते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 πr³। मतलब मैं सर्किल या सॉलिड स्फीयर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आगे से जब भी मैं कभी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल को बनाऊंगा तो मैं इस टाइप से शो करूँगा, जिससे कि आप उसे सर्किल ना समझें। हम जब भी बात करेंगे हम सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। और ये मैथमेटिकल टर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आने वाला पोर्शन है हमारे सॉलिड स्टेट का उसमें ये यूज होने वाला है। तो आगे से आपको ध्यान रखना है, जब भी हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल को बनाएंगे तो वो हम सॉलिड स्फीयर होगा और इस टाइप से ना बनाकर हम इस टाइप से उसे बनाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल होगा हमारा वो मॉलिक्यूल, आयन, एटम कुछ भी हो सकता है। हमने बात की क्रिस्टलाइन सॉलिड जब भी हमारा कोई फॉर्म होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल होते हैं और उनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे वो एटम्स जो है हमारे पास पास आ जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, कोई भी हमारे सॉलिड है जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल हैं वो इस टाइप से अरेंज है। मतलब जो हमारे पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो 1 डायमेंशंस में है। तो इस टाइप की जो पैकिंग होगी इसे मैं बोलूँगा क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। हमारा आने वाला जो नेक्स्ट आइटम है हो सकता है वो हमारी राइट साइड में आता है या फिर लेफ्ट साइड में आता है। जब भी अगर वो लेफ्ट साइड या राइट साइड में आएगा तो जो हमारी क्लोज पैकिंग रहेगी वो 1 डायमेंशन ही रहेगी, बस ये थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी। और लेकिन हो सकता है कि जो हमारा एटम आ रहा है वो जरूरी नहीं है लेफ्ट से आए या राइट से आए, हो सकता है वो हमारे अपर साइड से या बिलो साइड से भी आ सकता है। तो सपोज मान के चल रहा हूँ कि अगर जो आने वाला एटम था वो अब राइट या लेफ्ट साइड से ना आकर हमारे बिलो साइड से आता है, तो अगर वो बिलो साइड से आएगा तो जो हमारी अपर लेयर है जो फर्स्ट रो में दिखाई 1 डायमेंशन वाली इस टाइप से है। अब जो सेकंड एटम आया वो ना राइट साइड से ना आकर या ना लेफ्ट साइड से आकर हमारी बिलो साइड से आता है, और बिलो साइड से आता है तो हमारी जो पहला एटम था जस्ट उसके नीचे का जो स्पेस है उसे वो ऑक्यूपाई कर लेता है और इस टाइप्स का हमारा अरेंजमेंट मिलता है। नेक्स्ट एटम आता है वो इस एटम के नीचे का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है और जो हमारा अरेंजमेंट मिलता है वो इस टाइप से मिलता है। और आप देखेंगे जो हमारा नया एटम आया वो हमारी राइट साइड में ना आकर हमारे बिलो साइड में आता है। जो हमारा पहला अरेंजमेंट था क्लोज पैकिंग के 1 डायमेंशंस का, तो हम देखते हैं इस टाइप की हमारी जो अरेंजमेंट है वो जनरेट होती है। अब जो हमारी अरेंजमेंट है वो 1 डायमेंशंस ना होकर 2 डायमेंशंस होगी, क्योंकि लेंथ के साथ साथ हमारी विड्थ भी क्रिएट कर रही है। तो अब इसमें जो क्लोज पैकिंग है इससे मैं बोलूँगा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। मतलब 2 डायमेंशंस में होगी हमारी ये क्लोज पैकिंग। अब तक जो मैं बात की 1 डायमेंशंस में इस टाइप से रहेगी क्लोज पैकिंग, और जो हमारी 2 डायमेंशंस की बात करें तो इस टाइप से रहेगी। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा एटम आया था, नेक्स्ट एटम जो आया था हमारा, ये जरूरी नहीं है कि इसी जगह आए, हो सकता है इस टाइप से भी आ सकता है। अगर मैं बात करता हूँ पहले ये 1 डायमेंशंस अरेंजमेंट की इस टाइप से, तो नेक्स्ट हमारा एटम आया था वो जरूरी नहीं है जस्ट इस एटम के नीचे आए, वो हो सकता है इन जो 2 एटम्स जो आपस में हमारे अरेंज हो गए हैं उनके बीच का जो स्पेस है इसे ऑक्यूपाई कर ले, और नेक्स्ट आने वाला उससे नीचे, मतलब जो अरेंजमेंट है की बात हमारा इस टाइप से हो जाए, और भी जो हमारे एटम है आने वाले वो इस टाइप से अरेंज हो जाते हैं। तो हमारी जो 2 डायमेंशंस की पैकिंग है वो हमारी 2 टाइप से मिलती है। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग
ये है कि जो हमारे वन डायमेंशन की जो पैकिंग थी वो हमारा एक ही अरेंजमेंट था, एक ही टाइप का अरेंजमेंट था। हम उसे देख के बता सकते हैं कि ये हमारी जो पैकिंग है वो वन डायमेंशन की है। लेकिन जब हम बात करते हैं टू डायमेंशन की, जो हमारी टू डायमेंशन की पैकिंग है वो टू टाइप्स की है। अब इसे हमें नेमिंग करना पड़ेगा क्योंकि हम थोड़ा कंफ्यूज है कि किस टाइप की पैकिंग को क्या नाम देंगे। अगर मैं नेमिंग की बात करता हूँ तो नेमिंग देने के लिए मैं जो मेरी फर्स्ट रो है इसकी जो मैं एटम है अरेंजमेंट है, मैं इसे ए नेमिंग कर देता हूँ। सेकंड रो की अगर मैं बात करूँ तो सिमिलर है, इसी की तरह है, जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो सिमिलर है, तो इसे भी मैं ए से डिनोट करता हूँ। थर्ड भी सिमिलर है, इसे भी मैं ए करता हूँ। तो अब जो मेरा अरेंजमेंट है वो, तो मैं इस जब मेरा टू डायमेंशंस की बात करूँगा, मैं अरेंजमेंट की बात करूँगा, अगर मैं टू डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ तो उसमें मेरी दो अरेंजमेंट है, तो उसमें जो मेरा एक अरेंजमेंट होगा तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये मेरा जो अरेंजमेंट है वो ए टाइप का अरेंजमेंट है, ए टाइप की पैकिंग है। अगर मैं बात करता हूँ राइट साइड के अरेंजमेंट की, तो इससे मैं सपोज ए नेमिंग देता हूँ, क्योंकि अब जो सेकंड रो की अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट रो की जैसी नहीं है, मतलब इससे वो डिफरेंट है, तो इसे हमको डिफरेंट नेमिंग देना पड़ेगा, और जो डिफरेंट है मैं उसे बी बोल देता हूँ। थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे जो फर्स्ट थी जस्ट वैसी ही है हमारी थर्ड, तो इसे अगर मैं नेमिंग की बात करूँ तो इसे भी मैं ए दूंगा। अगर मैं फोर्थ को भी, अगर यहाँ जो फोर्थ रो आएगी उसे भी अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ तो वो सिमिलर होगी बी की तरह। तो अब जो मेरा अरेंजमेंट आएगा वो इसे मैं बोलूँगा ए बी टाइप, क्योंकि आगे और भी जो हमारी रो आएंगी तो ए बी टाइप पैकिंग बोल सकते हैं इसे हम। तो अगर हम बात करें वन डायमेंशंस की और टू डायमेंशंस की पैकिंग की, तो वन डायमेंशंस की पैकिंग थी हमारी केवल इस टाइप से होगी, क्योंकि जो हमारे आने वाले एटम्स हैं वो केवल सिंगल लाइन में आएंगे और वन डायमेंशंस में आएंगे। वहीं बात करूँ मैं अगर टू डायमेंशंस की, तो हमारे जो आने वाले एटम हैं वो टू टाइप से आ सकते हैं। एक तो वो कि जो आने वाला एटम है वो पहले एटम के जस्ट नीचे आए, एक हो सकता है कि जो आने वाला एटम है हमारे जो पहले दो एटम आ चुके हैं उनके जस्ट बीच वाले स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले। इसके बाद एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं जो हमारे सॉलिड स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। आपको अच्छे से डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं कि किसी भी एटम का जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो उसके सराउंडिंग एटम के नंबर के बराबर है, जो कि डेफिनेशन गलत है। एक्चुअल जो हमारी रियल डेफिनेशन, जो हमारी परफेक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर उसके नियरेस्ट नेबर जो एटम हैं उनके नंबर के बराबर होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर की किसी भी एटम की 1D क्लोज पैकिंग में, मतलब वन डायमेंशन जो क्लोज पैकिंग है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ किसी भी एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो मैं कोई भी एक एटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज इसे कर लेता हूँ। अब देखता हूँ कि इसके कितने नियरेस्ट नेबर हैं। तो एक दिखता हूँ मैं राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में, मतलब ये कि टू एटम को टच कर रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो 2 हुआ। तो वन डायमेंशन की क्लोज पैकिंग है, इसका जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो 2 रहेगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं इस लेफ्ट वाले की बात करूं तो ये तो केवल एक ही जो राइट साइड में एटम है उससे टच कर रहा है, तो इसका तो जो एनवायरनमेंट है वो केवल जो नियरेस्ट नेबर है उसका 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल सकता भी कि 1 होगा, क्योंकि जो मैंने एटम दिखाया हो सकता है इसके राइट लेफ्ट साइड में और भी एटम्स हों, और वो जो एटम की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड में भी किसी एटम को टच कर रहा हो। अगर आप क्लियरली बोल देते हैं, एग्जाम में आपकी क्लियर क्वेश्चन आता है कि वन डायमेंशन पैकिंग में जो लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर का एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अगर मेंशन करता है कि जो लेफ्ट साइड का है, मतलब लेफ्ट साइड का राइट साइड के कॉर्नर की बात कर रहे हैं, लास्ट एटम की बात करते हैं हम, जिससे कि लेफ्ट वाले की बात करें तो लेफ्ट में कोई और एटम ना हो, राइट की बात करें तो राइट में कोई और एटम ना हो जिससे वो टच करता है, इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 1 होगा। लेकिन इन जनरल अगर क्वेश्चन आता है आपका कि वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तब आपको 2 ही बताना है। आपको 1 मैंने बता दिया, आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर 1 वाला, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको खास करके ध्यान रखना है वो रखना है ये कि वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा किसी भी एटम का वो 2 होगा। वही हम बात करते हैं हम ए टाइप पैकिंग की, कि इसमें किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो इसके लिए हमें कोई एक एटम सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैंने ये एटम सेलेक्ट किया है, तो मैं देखूंगा इसके कितने नियरेस्ट नेबर हैं। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कभी कभी आप कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन है आप ये समझ लेते हैं कि किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर उसके सराउंडिंग एटम के बराबर होता है।
तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, तो अगर मैं इस एटम को सिलेक्ट करता हूँ, तो इस सराउंडिंग एटम की बात करूँ तो इसके सराउंडिंग एटम जो है वो 1 2 3 4 5 6 8, सॉरी गलती कर दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो और 8 आ रहा है इस हिसाब से, तो आपके अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए। लेकिन अगर ये तभी होगा 8 जब आपने जो डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर की वो गलत समझी है, वो गलत पढ़ी है। एक्चुअल जो डेफिनेशन है कि कितने एटम, कितने नियरेस्ट नेबर हैं, या बोल सकते कितने एटम को वो टच कर रहा है, वो उसके क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा। तो अगर इसकी बात मैं करता हूँ एटम की, तो इससे जो टच करने वाले एटम है या इसके नियरेस्ट नेबर की बात करूँ, क्योंकि इस वाले एटम से इस वाले एटम को देखते हो तो नियरेस्ट है, जबकि इसकी बात करो तो नियरेस्ट नहीं है। तो जो इसके नियरेस्ट नेबर है वो 1 2 3 और 4, मतलब 4 एटम है, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। मतलब जो ए टाइप की पैकिंग है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ये अभी मैं 4 बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं चेंज कर दूंगा कि 4 नहीं कुछ और है। तो जो भी है वो क्लियर है कि अभी 4 ही रहेगा, अभी 4 है तो लास्ट तक 4 ही रहेगा। वहीं पर बात करता हूँ ए बी टाइप की जो हमारी क्लोज पैकिंग है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की किसी भी पर्टिकुलर एटम की। तो इसमें भी मैं एक एटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, और वो इस एटम सेलेक्ट करना है मुझे, मैंने ये कर लिया। सपोज आप भी कोई सा भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। और इसकी बात करूँ मैं, तो इसके नियरेस्ट नेबर की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 6 होगा। मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है आगे से। अब यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग जो होगी उसमें किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आपको ध्यान रखना है वो 2 है। अगर वो पूछता है कि 2 डायमेंशंस में अगर आपका जो अरेंजमेंट 2 टाइप का है, उसमें भी जो ए टाइप का अरेंजमेंट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 4 है। अगर आपसे पूछा जाता है ए बी टाइप की जो पैकिंग है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है किसी भी पर्टिकुलर एटम का, तो वो 6 रहेगा। अगर आगे की हम बात करें कि जैसे भी मैंने बात की कि मैंने अभी 3 रो दिखाई कि ए बी, हो सकता है कि जो ए बी का नंबर है हमारी जो मैं रो आगे भी एक्सपेंड कर दूं और उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा कि आपको जो नंबरिंग आपने दी है, अभी मान लो नेमिंग की है मैंने, जैसे ए बी, वो हो सकता है ए बी सी डी कुछ भी हो सकती है, तो थोड़ा और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अगर मैं अभी नेमिंग की बात करूँ ए टाइप या ए बी टाइप, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, तो हम ऐसा करते हैं इसका नेमिंग फिर से कर लेते हैं, एक और टाइप का नेमिंग कर लेते हैं हम, जो भी अरेंजमेंट हमने दोनों किए हैं। तो ये दूसरा टाइप जो हम नेमिंग कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना है, कोई एक एटम सेलेक्ट करना है। ये जो नेमिंग कर रहे हैं हम, ये केवल 2 डायमेंशंस वाले में कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि 2 टाइप्स का अरेंजमेंट है और हमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है कि कौन से टाइप की पैकिंग है और अरेंजमेंट कैसा है। तो इसके लिए मैं कोई एटम सेलेक्ट कर लेंगे हम, और जो हमने एटम सेलेक्ट किया है उससे जितने भी एटम टच कर रहे हैं उनके हमने सेंटर फाइंड आउट करने हैं। तो इस एटम के समय देखता हूँ तो ये 4 एटम टच करते हैं, मतलब टच करते हैं बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को बता रहे हैं उन एटम के हम जो हमारे सेंटर्स हैं उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं। और उनके जो सेंटर्स फाइंड आउट करने के बाद उनके जो सेंटर्स हैं उन्हें आप मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद आपको जो शेप मिलती है उस अरेंजमेंट का नाम वही रख देंगे। मतलब आप अगर में शेप को देखते हैं तो ये आपको स्क्वायर दिखाई दे रही है शेप, तो अब से हम जो इसका नाम रख देते हैं और आगे इसी नाम से जानेंगे। अब से हम इसे बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो अब से हम इसे ए टाइप पैकिंग ना बोलकर बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसे मैं शॉर्ट में बोलूँगा SCP, मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आपको ध्यान ये भी रखना है ए टाइप की पैकिंग जो थी उसे ही हम SCP बोलते हैं, वो इसलिए कि ऐसा भी आ सकता है आपको डिफरेंस करना पड़े दोनों टाइप की पैकिंग। मतलब वो पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि 2 डायमेंशंस में जो आपका अरेंजमेंट है 2 टाइप्स का उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आप बता सकते हैं कि ये ए टाइप का है, ये ए बी टाइप का है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो 4 है, उसका वो 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, इससे आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो राइट साइड में है हमारे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक एटम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई, मैं सपोज ये कर लिया है, और आप देखेंगे इसके नेक्स्ट नेबर जो है उनकी जो सेंटर है उन्हें फाइंड आउट कर लेंगे, और मैंने इनके जो सेंटर्स थे वो फाइंड आउट कर लिए हैं, और उसके बाद जो उनके सेंटर्स हैं उन्हें आप ऐड कर देंगे, और फिर देखते हैं कि कौन सी शेप बनती है। और जो आप शेप देख रहे हैं वो आपको दिख रही है कि हेक्सागन है, तो अब से इसका जो हम नाम है वो ए बी के टाइप का जो हम बोल रहे थे उसके साथ साथ हम इसे बोलेंगे आज से
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसे मैं शॉर्ट में बात करूं तो हम इसे बोलेंगे HCP। तो अभी हमने जो बात की है क्लोज पैकिंग की, वो 1 डायमेंशंस की है, 2 डायमेंशंस की है 3 डायमेंशंस की अभी हम इसलिए नहीं करेंगे। 3 डायमेंशंस की हम क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता समझना आपके लिए। तो हम पहले 1 डायमेंशंस और 2 डायमेंशंस को अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी जो सॉलिड स्टेट की, उन्हें भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं। जब 1 और 2 डायमेंशंस की हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं और डिफरेंट टाइप की, वो हम अच्छे से जब समझ लेंगे, मूव करेंगे 3 डायमेंशंस में। तो हमने बात कर ली है कि कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा जो 1 डायमेंशन में होता है वो 2 होता है। और हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशंस की, तो हमारे अरेंजमेंट 2 टाइप के हैं। एक AA टाइप का, जिससे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। दूसरा टाइप का होगा हमारा AB टाइप का, जिसे हम HCP बोलेंगे अब से, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नए और टॉपिक की, और बात करेंगे हम 3D जो हमारी पैकिंग होगी उसकी। अब तक की वीडियो में आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।